So now from today's class we are going to proceed with our revision of science. ठीक है, हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो रिवीजन में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है आपका मोशन। थोड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर है। मोशन से स्टार्ट करने का मेरा एक रीजन ये भी कि फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, कंसेप्ट ज्यादा होते हैं। तो जो चीज जितनी पहले आपकी रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगी उतनी ज्यादा आपको टाइम मिल जाएगा उसको करने का। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए मैं मोशन से स्टार्ट करूँ। तो मोशन में जो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया था वो था रेस्ट, कि कोई भी चीज रेस्ट पर कब होती है। तो अ बॉडी सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे कब होती है? व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, जब उसकी पोजीशन जो है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। रेफरेंस पॉइंट आप ऐसे समझो फिक्स ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो कोई स्ट्रीट है, वहां पे एक पोल है, पोल के पास मान लो ये एक पर्टिकुलर लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप 1 घंटे के बाद आपने देखा अभी भी वो वहीं खड़ा हुआ है, तो उसका मतलब वो क्या है? इसके रिस्पेक्ट में अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो तो आप कहोगे ये रेस्ट पर है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन, जिसके कंपैरेटिवली आप चेक करते हो कि वो मूवमेंट हुई है या नहीं हुई। ये सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा, दैट इज अबाउट मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है? इफ इट चेंजेस पोजीशन रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब सेम वही चीज ले लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ एक पोल है और यहाँ वो लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पोल के रिस्पेक्ट में लड़का पहले यहाँ था, अब यहाँ खड़ा हुआ है, तो आप कहोगे ना मोशन हुआ है। देखो जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजिशन क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो an object is in motion if it changes position relative to a reference point. Object that are fixed relative to earth such as building, tree or a sign make good reference point. भाई जो फिक्स्ड होता है उसी को पता लगा रेफरेंस पॉइंट ही आपको चल रहा है। अब रेफरेंस पॉइंट में किसी कार को ले रहे हो, थोड़ी देर में कार ही मूव कर गई वहां से, तो रेफरेंस पॉइंट ही गायब हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट जनरली जो लिया जाता है वो फिक्स ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। ये क्लियर हो गया? तो मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? A body is said to be in motion. A body is said to be in motion changes with respect to a reference point. ठीक है। अगर कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी? A body is said to be in motion. कोई भी बॉडी मोशन पर कब होती है? When it changes, when it changes its position. पर exactly आप इसको ऐसे सकते हो, when it changes its position with respect to a reference point. अब जो मोशन होता है आपका, जो मोशन होता है आपका, मोशन आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन, थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ये सारी चीजें क्लियर? ठीक है, यहाँ सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे इसको क्लैरिफाई भी कर देता हूँ। लीनियर मोशन का मतलब यहाँ से एक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, लाइन। सर्कुलर मोशन का मतलब यहाँ से एक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, सर्कल। और ऑसिलेटरी से आपको आ गया ऑसिलेशन। देखो अगर कोई भी चीज लाइन पर मूव करती है तो आप कहते हो ये मोशन कैसा है? लीनियर मोशन। कोई चीज अगर सर्कल पर मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है? सर्कल पर, तो आप कहोगे कैसा मोशन है? सर्कुलर। और ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन के लिए आपको हमने कंसेप्ट किया था बार पेंडुलम पर, याद है? जब हमने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो बार पेंडुलम जो होता है हमने क्या पढ़ा था कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती है? मैक्सिमम। और जब वो इस पोजिशन पर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। फिर जब वो ऐसे ऑसिलेट करता हुआ जाता है, फिर इस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। एक्चुअली जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये पेंडुलम है, जो ये पेंडुलम है, इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से वो ऐसे मूव करता है। तो ये जो इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से, लाइक दिस, इसको क्या कहते हैं? ये मोशन किस तरह का होता है? ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, ये क्लियर है? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था वो आता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर।
ऐसी जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि फोर्स हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में दो क्वांटिटी होती है, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल स्पीड, जैसे मैंने कहा कि जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे पूछा भाई बताओ ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप क्या कहोगे, सर ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज आपने सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही बताया है। मैग्नीट्यूड का मतलब आपने सिर्फ हमें एक वैल्यू बताई है, आपने हमें ये नहीं बताया कि कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। समझ में आ गया? तो स्केलर में सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये कहानी क्लियर? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर। नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, फोर्स। भाई आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो तो जितना, जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, मान लो 4 न्यूटन। ठीक है, जैसे मैं किसी चीज को आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ, कितने फोर्स के साथ, 4 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और जब उस पर डिस्प्लेसमेंट होगी, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजिशन। जब आप फोर्स लगाओगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, इसकी पोजीशन चेंज होगी। आपको समझ में आता है ना कि फोर्स किस तरफ लगा है? समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूँ और वो आगे की तरफ जा रही है तो फोर्स मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, होता है ना ऐसे। तो फोर्स आपको मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको अभी बताया चेंज इन पोजिशन। चेंज इन पोजिशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर पर्सन, लेट्स से मिस्टर ए इज एट पॉइंट पी। ठीक है, और मिस्टर ए मूव करते हुए गए 5 किलोमीटर टू पॉइंट क्यू। फिर मिस्टर ए मूव करते हुए वापिस आ गए पॉइंट पी पर। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर ए, तो क्या कहोगे, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर ए, कहोगे 10 किलोमीटर। यही बात है ना भाई, 5 किलोमीटर पी टू क्यू, फिर 5 किलोमीटर क्यू टू पी, तो ये हो गया 5 + 5 = 10 किलोमीटर। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन। चेंज इन पोजिशन, क्या मिस्टर ए की पोजीशन चेंज होगी अगर वो वापस पी पॉइंट पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। तो इसका मतलब ये क्या, तो डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्शन के बारे में बता। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होता है आपका, जो आपका डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। समझ में आ गया? अब वेलोसिटी देखो, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑन द अदर हैंड फॉर्मूला वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने आपको अभी बताया जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है आपका वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड भी आपकी स्केलर होती है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कहानी क्लियर? ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी देखो, अब यहाँ पर एक चेन बनती हुई दिखाई दे रही है। आपने कहा डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी भी क्या हो गया, वेक्टर।
और वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, ठीक है। चले आगे। तो जो अभी हमने डिस्कस किया वही नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्लियर। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अभी आपने देखा ना, P से Q और Q से P, क्या डिस्टेंस जीरो हो गया था? नहीं, आपने टोटल ऐड किया था। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज टोटल पाथ, आप ऐसे भी कह सकते हो, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। अब डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन का कोई मतलब ना होने की वजह से ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कभी जीरो नहीं हो सकता। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या कहोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे P टू Q, Q से मान लो P टू Q जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। आप Q से वापिस आ गए R पॉइंट, कितना वापिस आ गए आप, 3 किलोमीटर। तो जो आपका इनिशियल पॉइंट था जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था वो था आपका P, और जो आपका फाइनल पॉइंट है, जो आपका फाइनल पॉइंट है वो आपका क्या है, R। तो मुझे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा या 5 किलोमीटर होगा या 3 किलोमीटर? 2 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या है आपका P और फाइनल पॉइंट क्या है R। और जो जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना है, वो 2 किलोमीटर। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आपने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी का क्या डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है, स्पीड और वेलोसिटी का क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या कहोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे आपने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर बाय अ बॉडी पर यूनिट है, बस। यहाँ पर आपने कहा डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो, यहाँ के डिफरेंस हो जाता है, दैट इज इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज अ स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी इज अ स्पीड विद डायरेक्शन। समझ में आ गया। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्या स्पीड कभी जीरो हो सकती है, नो। स्पीड विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट बी पर गए और वापस पॉइंट ए पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, जीरो। तो जीरो बाय टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है। आपने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, आप पॉइंट बी की तरफ गए और आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 किलोमीटर। तो अब जो भी वेलोसिटी होगी आप डिस्प्लेसमेंट की जगह 4 रखो। मान लो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है वो 2 आवर में किया है, तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो वेलोसिटी है आपकी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये भी क्लियर। अब देखो, आपका जो ओरिजिनल पॉइंट था वो था पॉइंट ए। पॉइंट ए से आप बी की तरफ गए 4 किलोमीटर, और पॉइंट बी से आप जब वापिस आए तो आप ए को भी क्रॉस कर गए और आप आ गए पॉइंट सी पर, और ये डिस्टेंस आपका है टोटल 6 किलोमीटर। तो जो इनिशियल पॉइंट होता है आपका, जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है, जो यहाँ पर ए है, जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है, अगर आप उसके भी पीछे जाओगे तो जितना आप पीछे जाओगे उतना ही आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये हो गया 6, तो 6 का मतलब ये कितना हो गया, -2।
तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सारे केसेस समझ में आ गए। तो वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। जब हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। ठीक है। और फिर आता है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बट समटाइम व्हाट हैपेंस इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, कि अगर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इन दैट केस जो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 के इक्वल होगा। अब इन दोनों चीजों को मैं एक एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूँ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो हमने अभी कंसेप्ट समझा उस पर बेस्ड आपके ये एग्जांपल्स है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड, राइट, and then another 16 meter in 2 second. What is the average speed of the object? आपको क्या पूछा गया? What is the average speed of the object? तो अभी जो हमने कंसेप्ट समझा था उसके अकॉर्डिंगली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? यस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमने देखा था, ठीक है। अब आप यहां देखो टोटल डिस्टेंस, कहने से दैट 16 मीटर ये एक डिस्टेंस है, 16 मीटर ये एक डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 16 प्लस 16 दैट इज 32 मीटर। टोटल टाइम टेकन 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड दैट इज 6 सेकेंड। ये क्लियर हो गया? अब इसको आप सॉल्व करोगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16/3। तो 16 को या तो डेसिमल में चेंज कर लो या डायरेक्टली आप ले सकते हो। 16/3 मीटर पर सेकेंड इज द रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर दैट इज यू कैन सी द 32/6, या तो इसको 16/3 लिखो या डेसिमल में कन्वर्ट करके 5.33 मीटर पर सेकंड। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? तो देखो ये जो कंसेप्ट हमने भी स्टडी किया था एवरेज स्पीड का, दैट इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। पहले बताओ ये क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया था दैट इज कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, देखो उस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। योर क्वेश्चन इज उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा जो है 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विमिंग कर रही है। जैसे मान लो दिस इज द पूल, और ये जो पूल है इसकी जो टोटल लेंथ है, जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है? 90 मीटर। मान लो यहां से उसने स्विम करना शुरू किया इस तरह से। शी कवर 180 मीटर। अब 180 मीटर इसमें कब कवर हो गए? जब उषा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएगी और फिर पॉइंट बी से वापस आएगी पॉइंट ए पर। तो कहने से था जो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो सेम है। जो उषा का इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या है? सेम। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज स्पीड। तो जब आप एवरेज स्पीड फाइंड करोगे, एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू बी, ए टू बी, ये कितना हो गया? ये हो गया 90 मीटर। और फिर क्या हो गया? बी टू ए, बी टू ए, ये कितना हो गया? 90 मीटर। तो टोटल कितना ट्रेवल किया आपने? 90 प्लस 90। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है? 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अगर आप डिस्टेंस मीटर में ले रहे हो तो टाइम किस पर लेना है आपको? सेकंड में लेना है। ऐसा यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 60 सेकंड। तो जब आप एवरेज स्पीड फाइंड करोगे ये हो जाएगा 180/60, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड। पहले बताओ एवरेज स्पीड क्लियर हो गई? एवरेज स्पीड क्लियर होगी, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी। अब देखो जब आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे, एवरेज वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्लियर? ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। तो ये हो गया जीरो अपॉन 60, दैट इज जीरो। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी मैंने स्टार ला के पॉइंट बताया था, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी गिवन होती है, लाइक इनिशियल वेलोसिटी, if initial velocity and final velocity given in the question, in that case जो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा वो किसके इक्वल होगा? इनिशियल वेलोसिटी जिसका सिंबल क्या होता है? u, फाइनल वेलोसिटी जिसका सिंबल क्या होता है? v, दैट इज u प्लस v बाय 2। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सेलरेशन। देखो नॉर्मल वे में एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं एग्जैक्टली एक वन सेंटेंस में बताऊं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना वो है रेट ऑफ। जहां फिजिक्स में आपको रेट ऑफ दिखाई दे, इसका मतलब टाइम से डिवाइड करना। पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज तो आपने कर दी कि टाइम से डिवाइड कर दिया। बाकी क्या रह गया? चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये क्लियर? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? v। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? u। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। क्लियर है एक्सेलरेशन का कंसेप्ट? ठीक है। अब इसकी यूनिट निकालते हैं। देखो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की एसआई यूनिट भी क्या होती है? सेकंड। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है, तो आप कहोगे मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, जिसको आप लिख सकते हो सेकंड बाय 1। अगर मैं इस वैल्यू को रेसिप्रोकेट करता हूं तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, इनटू सेकंड बाय 1 है ना, तो 1 बाय सेकंड इनटू 1 बाय सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका इनटू 1 बाय सेकंड। तो क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्यों होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्लियर हो गया एक्सेलरेशन का कंसेप्ट? ठीक है। नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये क्या होता है? देखो ठीक है, कहता बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि फर्स्ट सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी थी? 1 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद फिर वेलोसिटी कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड। तो देखो हो क्या रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम कितना कितना बढ़ रहा है? 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड। हर सेकंड में आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है? हर सेकंड में जो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है? 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये जो केस है आपका, दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? अब बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पहली चीज तो ये कि बॉडी कैसे ट्रेवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन पर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है आपका कि दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट। 1 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इक्वल अमाउंट हो गया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्लियर? ठीक है। इसके अपोजिट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके अपोजिट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ अ बॉडी travels in a straight line, if a body travels in a straight line and it covers in a straight line with unequal velocity,
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम हमेशा इक्वल रखना है आपको, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मतलब समझो क्या है, देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये क्लियर हो गया? ठीक है, मान लो ये जो डिफरेंस है वो कितने कितने सेकंड का है, 5 सेकंड। 5 सेकंड मीन्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। पॉइंट सी से पॉइंट डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। पहले बताओ ये चीज क्लियर? ठीक है, फर्स्ट 5 सेकंड में जो आपकी स्पीड थी वो थी मान लो 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद ये जो स्पीड है ये हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी इंक्रीज होगी, 20। कितनी इंक्रीज होगी, 20। और उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में ये जो स्पीड 40 थी ये हो गई आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये इक्वली इंक्रीज हो रही है? पहले कितनी इंक्रीज हुई, 20, फिर हुई 10, लेकिन टाइम तो इक्वल है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को आप क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें? ठीक है, now last important concept which is a very important concept of this chapter, that is three equation of motion. First equation is v is equal to u plus at, right? Second equation is s is equal to ut plus half at square, and third equation is v square minus square equal to 2as. एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मैं बहुत बार आपको बता चुका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको ग्राफिकली इन तीनों इक्वेशन को क्या करना होता है, डिराइव करना। किस तरह से क्वेश्चन आता है पहले मैं वो दिखाता हूँ आपको। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा आपको, लाइक दिस। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। या ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होती है ना। इसी इक्वेशन को कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो समटाइम्स क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको दोनों तरह से क्वेश्चन पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको क्लियर है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन अगर आपको कहा जा रहा है डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो भी फर्स्ट इक्वेशन की ही बात हो रही है, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। पहले बताओ इतनी चीज क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ इस तरह का ग्राफ बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ इस तरह का ग्राफ बनाओगे और आपको थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल कंसीडरेशन लेना है। क्या कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर अप्लाइंग एन एक्सेलरेशन a, और इस पर आपने एक एक्सेलरेशन a अप्लाई किया। तो जाहिर सी बात है जब आप एक्सेलरेशन अप्लाई करोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू फाइनल वेलोसिटी v। समझ में आ गया? तो आपने ये कहा एक ऑब्जेक्ट है जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u, आफ्टर अप्लाइंग एन एक्सेलरेशन a, तो आपने यहाँ एक्सेलरेशन a अप्लाई किया। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इट चेंजेस टू v, इट चेंजेस टू v। ये सारी कहानी क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, देन ओ ए, देखो आपने वैल्यू फाइंड की ओ ए की, ओ ए देखो ये ओ ए है। अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप यही कहोगे ना, ओ ए कैन बी रिटन एज ओ बी माइनस, इस तरह से आप कह सकते हो ओ बी। देखो ओ ए फाइंड करना, तो क्या होगा आपका ओ ए जो होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू ओ ई। पहले ये चीज समझ में आ रही है, ओ ई माइनस ए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपको ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओ ए की। अच्छा दूसरी बात आप ये समझो, कैन आई से दैट ओ ए इज इक्वल टू सी डी। ग्राफ से वैल्यूज कैसे निकाली थे, समझ में आ रही है? जैसे आपको कोई भी वैल्यू निकालनी, पहले मैंने आपको क्या कहा, कोई भी वैल्यू निकालनी, जैसे कि मान लो आपको ये वैल्यू निकालनी बी सी, मैं कहूंगा इस बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर बी डी माइनस सी डी। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें समझ में आ रही है आपको? अगर मैं आपको कह रहा हूँ बी सी की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम दिस लाइन, तो आप क्या कहोगे, अगर आपके पास बी डी है तो आप सी डी से, बी डी में से अगर सी डी माइनस कर दोगे यू विल हैव बी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है,
इसका आगे यूज होगा, कहाँ यूज होगा अभी बताता हूँ आपको। पहले बताओ ये चीज क्लियर है, जितना आपका डिस्टेंस OA है उतना डिस्टेंस CD है, इज इट क्लियर? देन जितना आपका डिस्टेंस OD है, ये आपका OD है, जितना आपका डिस्टेंस OD है उतना ही आपका डिस्टेंस AC है, ये क्लियर? जितना आपका डिस्टेंस OD है उतना ही आपका डिस्टेंस क्या है, AC। और ये किसके इक्वल है आपका, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमेशा क्या लिया जाता है, टाइम। ये कहानी भी क्लियर, ठीक है। एंड OE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू B। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि OE, ये OE जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी आपका किसके इक्वल है, B के, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, B। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने कहा OA इज इक्वल टू CD और ये किसके इक्वल है, U, ये क्लियर। फिर आपने कहा OD इज इक्वल टू AC, ये किसके इक्वल है, T के, ये क्लियर, ठीक है। फिर आपने कहा OE किसके इक्वल है आपका, BD के। OE किसके इक्वल है, BD के, और ये किसके इक्वल है आपका, B के। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, सारी कहानी समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको सारी वैल्यूज पता है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि BC क्या होगा। अभी मैंने कंसेप्ट समझाया था, तो BC क्या होगा, आपको अगर सर BC विल बी इक्वल टू BD माइनस CD, यस और नो। अब मुझे बताओ BD कितना है आपका, पूरा BD, ये ग्रीन वाला, ये किसके इक्वल है, B के। तो क्या मैं BD की जगह B लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और CD ये CD किसके इक्वल है, रेड वाला, U के। आप समझ में आया, क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, क्लियर हो गया। तो आपने क्या कहा, OA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू U, ये क्लियर। फिर आपने कहा OD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू T, ये भी क्लियर। फिर आपने क्या कहा, दैट OE, ये E पॉइंट है, OE इज इक्वल टू BD एंड इट इज इक्वल टू B। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर होगी, वैल्यू क्लियर है आपको, ठीक है। देन can I say that BD is equal to BC plus CD, yes or no? Can I say that BD is equal to BC plus CD? देखो ये आपका BD है, आपने कहा BD is equal to BC प्लस CD, होगी पूरी रेड लाइन कवर, है ना। आप क्या कह रहे हो कि BD, व्हाट यू आर सेइंग, दैट BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, ये क्लियर, ठीक है। BD अभी हमने बताया था, BD की वैल्यू क्या, बताओ क्या थी, BD इज इक्वल टू B। व्हाट अबाउट BC हमें नहीं पता। व्हाट अबाउट CD दैट इज U, ये क्लियर हो गया। तो कैन आई से दैट जो BC है आपका, BC इट विल बी इक्वल टू V माइनस U, होगा, ठीक है। तो देखो तो जो BC है आपका वो B माइनस U होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, वी नो दैट, अभी हमने डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, ये देखो, कहने से दैट ये चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, बोलो BC की, मैं बोल सकता हूँ BC इज चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो हो रहा है। तो अगर आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन जो होता है इट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, एज हमें तो ग्राफ से डिराइव करना है ना, ग्राफ के रिस्पेक्टिव में जो चेंज इन वेलोसिटी वैल्यू है वो कहां से मिल रही है आपको, BC से। तो आप ये कह रहे हैं फ्रॉम ग्राफ A इज इक्वल टू BC अपॉन T, फ्रॉम ग्राफ A इज इक्वल टू BC अपॉन T। पहले बताओ ये चीज क्लियर, फ्रॉम ग्राफ A इज इक्वल टू BC अपॉन T, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फ्रॉम ग्राफ A इज इक्वल टू BC अपॉन T, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ अब BC आपने अभी फाइंड किया था, अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। BC की वैल्यू आपने अभी फाइंड की थी, क्या आई थी, V माइनस यू, क्या आई थी, V माइनस यू। तो आपने सॉल्व कर दिया, V माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो कैन आई से दैट V इज इक्वल टू U प्लस 80, यस और नो।
कैन आई से दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आती है। नेक्स्ट इक्वेशन जो आपकी है दैट इज डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट इक्वेशन इज डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका? इसको क्या कहा जाता है? पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन को और हम क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। देखो स्टार्टिंग आपने ऐसे करनी है, इसमें भी आपका इसी तरह से ग्राफ बनेगा, सेम आपका ऐसे ही बनेगा। ग्राफ आपका सेम ही रहेगा। अगर आप देखो यहाँ पर ग्राफ हमारा सेम है, ग्राफ अगर आप देखो सेम है, बस इसमें आपको थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना। वो क्या ऐड करना है? आप इसमें जो छोटा सा पॉइंट ऐड करोगे वो ये ऐड करोगे। आप लिखोगे इसमें स्टार्टिंग देखो वही रहेगा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर अप्लाइंग एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू फाइनल वेलोसिटी v। यहां तक तो सब कुछ सेम ही था, ये सेम ही। कोई भी क्वेश्चन आएगी इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। जब वो सेकंड इक्वेशन की बात करेगा तो आप लिखोगे एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज s। फिजिक्स में डिस्टेंस को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल s। बाकी सारी चीजें देखो वही है। फिर आपने वही कहा कि OA किसके इक्वल होगा? CD के, दैट इज u। देन OD किसके इक्वल होगा? आपका AC के, दैट इज T। देन OE किसके इक्वल होगा? आपका OE, दिस इज OE। OE विल बी इक्वल टू BD एंड दैट इज V। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? अब इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है, वी विल से दैट here total distance that is small s will be equal to area enclosed under graph OABCD। ये समझ में आ रहा है? एरिया enclosed under graph OABCD। आप ये कह रहे हो जो टोटल डिस्टेंस है that will be equal to एरिया enclosed under graph OABCD। ये इसके अंदर ये जो एरिया आएगा, एरिया में क्या क्या फिगर आएगी आपकी? ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो आप कह रहे हो अगर मैं इन दोनों फिगर का एरिया निकाल लेता हूं दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये आपका बेस है, ये आपकी हाइट है, तो आपने लिखा हाफ इंटू AC इंटू BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी। तो अगर मैं L इंटू बी की बात करता हूं तो ये हो गया L और ये हो गया B, तो ये हो गया L इंटू बी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। आपने कहा हाफ इंटू AC, AC की वैल्यू क्या है आपकी? T। AC की वैल्यू क्या है आपकी? T। ठीक है, इंटू आपने लिखा BC प्लस OD की वैल्यू क्या है? T, राइट। देन CD की वैल्यू क्या है आपकी? जो OA की वैल्यू है दैट इज U, तो ये हो गया U। ये क्लियर हो गया? तो कहना है दैट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T इंटू BC। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? देखो अभी आपने फाइंड किया था A इक्वल टू BC बाई T, फाइंड किया था आपने। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आता है? चेंज इन वेलोसिटी, जो यहाँ पर क्या है? BC अपॉन T। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो BC की वैल्यू क्या आएगी? 80। इसी समझ में आ रही है? तो कहने से इन प्लेस ऑफ BC वी विल पुट 80। तो जैसे आप यहाँ BC की जगह 80 पुट कर दोगे, जैसे आप यहाँ BC की जगह 80 पुट कर दोगे, तो व्हाट वी विल हैव दैट S विल बी इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T। BC की जगह क्या आ जाएगा आपका? 80। BC की जगह क्या आ जाएगा आपका? 80। तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन भी क्लियर होगी? ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है? जब फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करोगे तो आपने क्या कहा? आपने BC की वैल्यू फाइंड की, दैट BC इज इक्वल टू व्हाट? V माइनस U। फिर आपने कहा कि A इज इक्वल टू BC अपॉन T, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर आपने कहा A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, तो V माइनस U इक्वल टू क्या हो गया? 80
तो v आ गया u प्लस एटी। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। जब आपने सेकंड इक्वेशन को डिराइव किया तो आपने कहा डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू एरिया अंडर ओ ए बी सी डी, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा AC इंटू हाइट क्या होगा BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OD इंटू CD। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AC की वैल्यू क्या है T, तो आपने लिखा T। BC फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने BC की वैल्यू क्या निकाली थी, B माइनस यू, यही आई थी आपकी, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस, भाई ऐसे भी देख लो ना, BC फ्रॉम ग्राफ क्या होगा, BD माइनस CD, दैट इज B माइनस यू, ये आपका BC हो गया। OD कितना आपका T, और CD आपका कितना U, ये क्लियर हो गया। आगे देखो, V माइनस यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, V माइनस यू किसके इक्वल है, 80, तो हाफ इंटू T इंटू 80 प्लस UT। तो जब आप फाइनल वैल्यू निकालोगे तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ A, T इंटू T क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस तरह से आपको डिराइव करना। क्लियर हो गई सारी चीजें, ठीक है।